पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। जैसा कि आप सभी से मैंने फीडबैक लिया था कि मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की भी तैयारी आप लोग से करवाऊं या नहीं, तो आपके पॉजिटिव रिस्पांस आए। आप लोगों ने कहा कि मैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की भी मैं आपकी तैयारी करवा दूं। तो इसी क्रम में आज इसका मैं पहला वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ आपके सामने, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी, जिसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाऊँगी, वो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड्स यानी शिक्षण अभिक्षमता। ये आपके यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंतर्गत इस टॉपिक से रिलेटेड 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में। तो आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। तो इस पहले वीडियो में मैं 62 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। इसे आप एक टेस्ट के फॉर्म में लीजिए और टेस्ट की तरह ही अटेंड करिए। मैं सवाल पढ़ूंगी, उसके ऑप्शन बताऊंगी, और आप लोग भी कमेंट करके अपने आंसर मेरे साथ देने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसके और अन्य यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के जो सिलेबस है उसके अन्य यूनिट से भी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी अपने चैनल पर। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर है, चाहे जिसका भी सब्जेक्ट जो भी हो, फर्स्ट पेपर तो हर एस्पेरेंट को अटेंड करना ही होता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसके पॉजिटिव रिस्पांस पे मैं इसी तरह से अन्य पार्ट्स भी इसके और अन्य यूनिट के लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 62 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण से क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है, पहला सीखने में सहायक, बी शिक्षण की अंतर प्रक्रिया, सी सीख देना, और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए आप लोग। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसका आप लोग अर्थ समझ लीजिए। शिक्षण से अभिप्राय होता है दिशा निर्देश देना, दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करना, और इसका जो मेन मोटो होता है शिक्षण का वो है दिशा निर्देश प्रदान करके जो शिक्षार्थी हैं उन्हें सही दिशा प्रदान करना, ताकि वे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो शिक्षण का यही अभिप्राय होता है। अगर आपके ऑप्शन में ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ मेंशन करें तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ए जॉन डीवी, बी टेलर, सी सुकरात, और डी एनी बेसेंट। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, आपको ये जवाब देना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन से ही एलिमिनेट करिए और राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन डीवी। जॉन डीवी का ही ये कथन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी इसके 3 प्रोसेस हैं, शिक्षा के टीचिंग के 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो ये जॉन डीवी का कथन है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और मेरी तरह से ही जब मेरे साथ ही आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, और ये भी मुझे बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपको कितने स्कोर मिले, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी है। ये किसका कहना था कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। देखिए, ये भी शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी हो गया कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो ये कथन था ऑप्शन ए गेज का। गेज महोदय ने यह कहा था कि शिक्षण एक ऐसा पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है, और शिक्षण की ये परिभाषा दी थी गेज महोदय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये किसके द्वारा कहा गया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद और डी श्री अरबिंदो। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये किसके द्वारा कहा गया? और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2014 की परीक्षा में। आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, मेरे साथ ही साथ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इस वीडियो के पॉजिटिव रिस्पांस पे मैं इसके अन्य पार्ट्स भी लेकर आऊँगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी है। तो ये कथन था ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, और इस तरह से शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। शिक्षण को स्वरूप यानी नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में, बी कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, सी वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में और डी उपरोक्त सभी। तो क्या शिक्षण के स्वरूप को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षण को वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी शिक्षण जो प्रक्रिया है वो वर्णनात्मक है, निदानात्मक है और उपचारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया किस अवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, बी छात्रों का निदान, सी क्रिया एवं प्रतिक्रिया और डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। कभी कभी हम जल्दीबाजी में राइट आंसर जानते हुए भी क्वेश्चन के आंसर गलत करके आते हैं, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सही सभी। यानी शिक्षण की अंतर प्रक्रिया में कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान एवं क्रिया एवं प्रतिक्रिया भी, ये सभी अवस्थाएं जो हैं वो शिक्षण की अंतर प्रक्रिया से संबंधित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ये कथन है और शिक्षा शास्त्री दिए हैं, 2 सूची दी हुई है, तो आपको सही सुमेलन करना है। तो कथन है ए शिक्षण कला एवं विज्ञान है और उसके सामने शिक्षण शास्त्री है B.O. स्मिथ, बी है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और जॉन डीबी, शिक्षण अभिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है L.N. गेज और डी है 3H, चौथा है इसके सामने ब्लूम। तो आपको इसका सही सुमेलन करना है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी ए का संबंध है 3 से। शिक्षण कला एवं विज्ञान है, L.N. गेज का कथन है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये जॉन डीबी का कथन है। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया, ये B.O. स्मिथ का कथन है। और डी का जो सही सम्मेलन है वो ब्लूम है। 3H सिद्धांत जो दिया था वो ब्लूम महोदय ने दिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। एक बार वीडियो को देखिए और दोबारा इसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको वीडियो देखते ही देखते सारे क्वेश्चन टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या फिर नोट डाउन करते रहिए। नोटबुक लेकर बैठा करिए और देखा करिए कि आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके कितने आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? और कूट की सहायता से आपको इसका आंसर देना है। पहला आग्रहण, दूसरा आकलन, तीसरा प्रतिक्रिया, चौथा मनोदृष्टि, पांचवा संयोजित। अकूट है ए 1 2 5, बी 1 2 4, सी 1 2 3 5 और डी 1 2 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया और संयोजित, इन मूल्यों को समावेशित किया जाता है। ठीक है, आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया और संयोजित भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में अपनाए गए मूल्य हैं। ठीक है, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में जो मूल्य हैं उनमें आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया और संयोजित, इन मूल्यों को समावेशित किया जाता है।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है। कौन सा एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए व्यावसायिक प्रक्रिया, बी सतत प्रक्रिया, सी अंतर प्रक्रिया और डी सामाजिक प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया की ओर कौन सा ऑप्शन संकेत नहीं करता है। आप लोग ज़्यादा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रक्रिया, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है वो है ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रक्रिया। देखिए, आप लोग धैर्यपूर्वक जब किसी क्वेश्चन के आंसर को खोजेंगे, सर्च करेंगे ऑप्शन में से, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर तक पहुँचना। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें निम्न तीन ध्रुव हैं। वो है पहला ऑप्शन जो है ए छात्र विद्यालय शिक्षक, बी है छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, सी है प्राचार्य विद्यालय शिक्षक और डी है अध्ययन पाठ्यक्रम और छात्र। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इनमें निम्न तीन ध्रुव हैं। तो इसके जो तीन ध्रुव हैं वो हैं छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यानी स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ए यह एक कला है, बी यह एक विज्ञान है, सी यह विज्ञान एवं कला दोनों है और डी न तो कला और न ही विज्ञान। कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यानी शिक्षण की जो प्रकृति है वो विज्ञान एवं कला दोनों की श्रेणी में आती है। विज्ञान की तरह हम लोग अन्वेषणात्मक तरीका अपनाते हैं शिक्षण प्रदान करने में, और कला की तरह हम लोग नित्य नई नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, उनमें नई नई शिक्षण पद्धति का विकास करते हैं जिससे छात्रों का उत्तरोत्तर विकास हो और छात्र अपने अधिगम को प्रेरित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है। दूसरा, शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। तीसरा, संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। क्या ए ऑप्शन सही है केवल एक, क्या बी ऑप्शन सही है 1 और 2, क्या सी ऑप्शन सही है 2 और 3 और क्या डी ऑप्शन सही है 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज कर लिए और राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट में अपने आंसर भी बताइए। कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है, शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है और संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, इस वीडियो को रिवाइज ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि शिक्षण का क्या अर्थ है, दूसरों को सिखाना, दिशा निर्देश देना एवं उन्हें निर्देशित करना। तो ये कथन किस विद्वान का है, आपको ये बताना है। क्या ये कथन है रियांस का या गेज का कथन है, क्या ये P.O. स्मिथ का कथन है या ये टेलर का कथन है। यहाँ आपको शिक्षण का अर्थ पता चल गया। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये कथन किसका है, किस विद्वान ने ये कथन प्रदान किया था, आपको ये बताना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये रियांस महोदय का कथन है। रियांस नामक विद्वान ने ये कहा था कि शिक्षण जो है वो दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण की प्रक्रिया विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक और डी ये सभी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया व विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों पक्षों को अभिप्रेरित करती है और इनके ज्ञान में वृद्धि करती है। ठीक है, चाहे वो भावात्मक पहलू हो, चाहे वो संज्ञानात्मक पहलू हो, चाहे वो उनका क्रियात्मक पहलू हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए,
क्वेश्चन का स्तर आपको कैसा लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, आपके ऑप्शन है ए उद्देश्यपूर्ण, बी उपचारात्मक, सी विकासात्मक और डी उपरोक्त सभी। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, यानी शिक्षण का जो नेचर है, टीचिंग का जो नेचर है वो कैसा होता है, तो ये उपरोक्त सभी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक, विकासात्मक। ये तीनों जो है वो शिक्षण की प्रकृति होती है। शिक्षण के टीचिंग के नेचर में ये तीनों ही शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, कीवर्ड पे ध्यान दिया करिए। ऑप्शन ए शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, ऑप्शन बी शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, ऑप्शन सी शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उच्चारात्मक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ के ही आप लोग इसके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन को। वीडियो को चाहें तो आप लोग पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो और ध्यान से आंसर दीजिए। तो देखिए जहाँ पे केवल आ जाए कीवर्ड तो ऑप्शन गलत हो सकता है। तो शिक्षण भाषाई प्रक्रिया ना होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। यहाँ केवल का प्रयोग कर दिया ना, यहीं से ये डाउटफुल हो गया, ठीक है। केवल क्यों कहा है, केवल क्यों कहा गया है, शिक्षण भाषाई प्रक्रिया क्यों नहीं है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है ना। मैं जो आपको जो बता रही हूँ, जो आपको पढ़ा रही हूँ, ये भाषा के रूप से ही आदान प्रदान हो रहा है ना, भाषा का प्रयोग तो हो ही रहा है इसमें। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया, ये सीधे सीधे निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। तो जो ऐसे निगेटिव ऑप्शन होते हैं उसे सीधे सीधे आप लोग एलिमिनेट कर दिया करिए। जहाँ पे देखिए सिर्फ, केवल, ये सब कीवर्ड यूज़ होते हैं ना, तो वो ऑप्शन गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आप लोग इन कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ा करिए, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन देखते हैं, उसका सही उत्तर जानते हुए भी हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। आपके ऑप्शन है ए विद्यालय, बी अखबार, सी दूरदर्शन और डी परिवार। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर तक पहुंचिए। तो औपचारिक शिक्षण की जो महत्वपूर्ण संस्था है वो ऑप्शन है विद्यालय। जो विद्यालय है, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, वो शिक्षण, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ए ऑप्शन ए भाषात्मक क्षेत्र से, भावात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन ए बी ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सी सृजनात्मक क्षेत्र से और डी मनस्यात्मक क्षेत्र से। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। शिक्षक की अभिव्यक्ति जिसका उसके शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है, उसका किसके साथ संबंध है, आपको ये बताना है। तो इसका संबंध है भावात्मक क्षेत्र से। शिक्षक की जो अभिव्यक्ति, उसकी जो सीखने की मंशा होती है, वो उसके शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है, तो भावात्मक क्षेत्र से उसके शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन बी केवल चिंतन का विकास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी सूचना देना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, टीचिंग का मेन एम क्या है, आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर नेट परीक्षा 2014 में। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ये तर्क शक्ति का विकास है और चिंतन का विकास है। ये तर्क शक्ति और चिंतन का विकास दोनों है। ये तर्क शक्ति का भी विकास करता है और हमारे चिंतन का भी विकास करता है। शिक्षण जो होता है वो तर्क शक्ति एवं चिंतन दोनों के विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, गैगने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। ए संकेत अधिगम, बी अधिनियम अधिगम, सी प्रत्यय अधिगम और डी शैक्षिक अनुदेशन। आपको इस ऑप्शन के सहायता से आंसर देना है। तो आपके ऑप्शन ए सही है, संकेत अधिगम। गैगने के अनुसार शिक्षण अधिगम संकेत अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के अस्थिरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। आपके ऑप्शन है ए उद्दीपन अनुक्रिया एवं शाब्दिक अस्तर संबंध, बी उद्दीपन अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम, सी उद्दीपन अनुक्रिया एवं अधिनियम अधिगम और डी उद्दीपन अनुक्रिया एवं बहुभेदीय परिस्थिति। देखिए ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके टेट एग्ज़ाम और सी टेट में भी पूछे जाते हैं, तो ये सिर्फ नेट के एग्ज़ाम परीक्षार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो नहीं है, ये टेट और सुपर टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उद्दीपन अनुक्रियात्मक एवं समस्यात्मक अधिगम। रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के अस्थिरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली ये अवस्थाएं हैं उद्दीपन अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ये जनवरी 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। ए है ऑप्शन समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से और डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। क्वेश्चन का आंसर सोचिए आप लोग। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होता है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए बिना। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करी वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है गैगने की अधिगम परिस्थितियों के अस्थिरीकरण में जटिल अवस्थाएं क्या क्या हैं? ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया संबंध शाब्दिक अस्तर संबंध, बी बहुभेदीय परिस्थिति, सी प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गैगने की अधिगम परिस्थितियों में यानी सीखने की परिस्थितियों के अस्थिरीकरण में जो जटिल अवस्थाएं, जो कठिन अवस्थाएं, उनको आपको बताना है। ठीक है, अधिगम यानी सीखना होता है, तो ऑप्शन सी सही है, प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। ठीक है, जो सीखने की परिस्थितियों के अस्थिरीकरण में जो जटिल अवस्थाएं वो है प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट सितंबर 2016 में। आपके ऑप्शन है ए प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श, ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी वैज्ञानिक चिंतन और ऑप्शन डी आगमनात्मक तर्क। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वीडियो के रूप में। तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए, कमेंट करके मुझे अपने आंसर बताइए, अपने स्कोर भी बताइएगा और मेरे साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वैज्ञानिक चिंतन। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा जो नवीनतम रणनीति अपनाई गई है वो है वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, ऑप्शन बी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में, ऑप्शन सी आध्यात्मिक भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो वीडियो को पॉज करिए, सारे ऑप्शन को फिर से पढ़िए और राइट आंसर तक पहुँचिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। जो शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर जब शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है तो ये वर्गीकरण के स्तर हैं ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक, इस आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है किससे? ऑप्शन ए मूल्यांकन से, ऑप्शन बी छात्रों की उपलब्धि परीक्षण से, ऑप्शन सी उत्तम मूल्यांकन प्रविधियों के चयन से और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में किससे संबंध होता है, आपको ये बताना है। ठीक है,
शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में किसके साथ संबंध होता है? तो इसका जो मूल रूप से संबंध होता है वो होता है मूल्यांकन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है मूल्यांकन से। क्यों? शिक्षक अपने ये कैसे चेक करता है कि मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ वो उनके दिमाग में पहुँच रहा है कि नहीं, वो उससे कितना सीख रहे हैं। तो इसके लिए वो टेस्ट लेता है ना, टेस्ट लेता है जब स्टूडेंट्स का, तो उसमें जो वो जितना स्कोर करते हैं तो उसके आधार पर वो जानता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कितना सीख पा रहे हैं। तो मूल्यांकन होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है भावात्मक क्षेत्र का। जो भावात्मक क्षेत्र का जो भावात्मक क्षेत्र है वो सर्वाधिक जटिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की कितनी संख्या है? क्या ये 4 है, क्या ये 5 है, क्या ये 6 है और क्या ये 8 है? गैगने के अनुसार, जो गैगने महोदय हैं उनके अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकार कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। तो ये प्रकार हैं 5। गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकार हैं 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। आपके ऑप्शन ए है व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, बी है अधिगम परिस्थितियाँ संबंधी शक्तियाँ, सी है ज्ञानात्मक शक्तियाँ और डी है उपरोक्त सभी। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर दीजिए। तो ये सभी जो हैं वो तीनों ऑप्शन ए बी सी ये राइट है, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ हैं, अधिगम परिस्थितियाँ संबंधी शक्तियाँ और ज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं। गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ ये तीनों ही हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लाइक करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, तो लाइक भी किया करिए आप लोग, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण अधिगम के मध्य क्या संबंध है? आपके ऑप्शन है ए है शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। ऑप्शन बी है शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। ऑप्शन सी है शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुँचाती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर तक पहुंचिए। देखिए ऑप्शन में ही आपके आंसर छुपे रहते हैं। जब आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है वो शिक्षा अधिगम के मध्य संबंध को दर्शाता है। जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ये तीनों जो हैं वो शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है, शिक्षा सिद्धांतों के विकास में भी मदद करती है और शिक्षा अधिगम दोनों के योग से प्रभावित शिक्षा का विकास भी करती है। ठीक है। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध जो है वो तीनों ऑप्शन दर्शाते हैं। ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे जब ऑप्शन को तो आप लोग खुद पहुंच जाएंगे राइट आंसर तक। तो मैं बार बार आप लोग से यही कहती हूँ कि जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन को मत पढ़ा करिए और क्वेश्चन के एक एक कीवर्ड को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिकथन और कारण है, असर्शन और रीज़न दिया है, तर्क भी दिया है। तो समझिए शिक्षण का उद्देश्य अधिगम का सुनिश्चित करना होता है, ये अभिकथन है। और तर्क इसका क्या दे रहा है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट जुलाई 2018 में। तो आपके ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए कथन और तर्क दोनों सही हैं, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लिया करिए। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है और जो तर्क दे रहा है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही है कि कथन तो बिल्कुल सही है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, लेकिन जो इसका तर्क दे रहा है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये तो गलत है ना,
क्यों आप केवल टीचर से ही कोई कुछ सीखते हैं? क्या अपने पेरेंट्स से आप कोई बात नहीं सीखते हैं? क्या परिस्थितियों से आप कोई शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं? क्या अपने भाई बहनों से आप कोई शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं? तो ये तो कहना गलत है ना कि सिर्फ शिक्षण का परिणाम ही होता है सीखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिनमें शामिल हैं ऑप्शन ए ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र और ऑप्शन डी ये सभी। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, इनमें क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो इसमें ये तीनों ही शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ये तीनों ही शामिल हैं ब्लूम के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य में। जो ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य दिए हैं उनमें ये तीनों ही शामिल हैं, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से हैं? पहला बोध, दूसरा विश्लेषण, तीसरा संश्लेषण। कोड की सहायता से आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से हैं? क्या ये बोध है, क्या ये विश्लेषण है, क्या ये संश्लेषण है, क्या ये तीनों ही हैं या केवल 2 और 3 है, क्या पहला है? आपको ये बताना है। कोड की सहायता से आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन डी ये तीनों ही सही हैं। बौद्धिक क्षमता के विकास में ये तीनों ही जो कारक हैं वो सहायक हैं, यानी बोध, विश्लेषण और संश्लेषण, ये तीनों ही इनमें शामिल हैं। ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक जो मुख्य स्तर हैं ये तीनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं मनोदृष्टि, प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेशन होता है। ऑप्शन 2 है, दूसरा है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं मनोदृष्टि, प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेशन होता है। और दूसरा कथन है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान से पढ़िए आप लोग, तो आप लोग इसके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी ये जो दोनों कथन हैं वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं मनोदृष्टि, प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेशन होता है, ये भी सही है। और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर हैं? आपके ऑप्शन है, पहला आकलन, दूसरा आग्रहण, तीसरा निरूपण। ये क्वेश्चन पहले भी इसी वीडियो में आपके सामने आ चुका है सामने। उस समय उसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कूट की सहायता से आपको इसका आंसर देना है। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी है 1 और 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी आकलन, आग्रहण और निरूपण, ये तीनों ही भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर हैं। ठीक है, आकलन, आग्रहण और निरूपण, ये तीनों ही भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है, हस्त कौशल से शिक्षार्थी में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है, प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है, स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है। कूट की सहायता से आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपको ये बताना है कूट की सहायता से कि ये कथन कौन कौन से कथन सही हैं इनमें से। तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन सही हैं। मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र के स्तर के संदर्भ में दिए गए ये तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि हस्त कौशल से शिक्षार्थी में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, ये सही है। प्रतिरूपता से शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी जब हम किसी भी बात को स्पष्ट तरीके से किसी के सामने रखते हैं तो ये किस तरह से संभव हो सकता है, ये सतत अभ्यास पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्धिक कौशलता किस रूप में सहायक होती है। आपके ऑप्शन है ए समस्या को सुलझाने में, बी है सीखने की अवधारणा में, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक कौशलता किस रूप में सहायक होती है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोककर राइट आंसर तक पहुंचिए। तो इसका ऑप्शन सी है सही, ए और बी दोनों, यानी ये समस्या को सुलझाने में और सीखने की अवधारणा में बौद्धिक कौशलता सहायक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन के लेवल आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षण कार्य में प्रकटीकरण का क्या निहितार्थ होता है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य को संशोधित करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण कार्य में प्रकटीकरण का क्या निहितार्थ होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों, यानी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना और शिक्षण कार्य को संशोधित करना। जब हम देखें कि हमारे शिक्षण में कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, और शिक्षण के अनुरूप अपने कौशल को आत्मसात भी करना अत्यंत आवश्यक होता है शिक्षण कार्य में। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। आपको ये बताना है कि जो सामने जो दो सूची दिया गया है तो वो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, शिक्षण का स्तर एक तरफ से दिया गया और दूसरी तरफ है संबंधित तथ्य। तो ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, क्या ये स्मरण शक्ति से संबंधित इसका तथ्य है। जो मनोदृष्टि से संबंधित तथ्य क्या आंतरिक मानसिक स्थिति है। मौखिक सूचना से संबंधित तथ्य क्या ज्ञान आयोजन करना है, और संचालन तंत्र से संबंधित तथ्य तकनीकों का समावेश है। तो आपको इनमें से किसका जो सही सुमेलन है, किसके साथ सही सुमेलन है, ये बताना है। सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। ऑप्शन में आपका राइट आंसर छुपा रहता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है कि संचालन तंत्र का जो संबंध है वो तकनीकों के समावेश के साथ है। तो ये सुमेलन सही है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, स्मृति स्तर पर कक्षा का वातावरण निष्क्रिय नहीं होता है। दूसरा है, बौद्ध स्तर पर कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। स्मृति स्तर पर कक्षा का वातावरण निष्क्रिय नहीं होता है। बौद्ध स्तर पर कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है। देखिए, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग इन वीडियोस को देखा करिए और इसे शेयर भी किया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं। अपना फीडबैक मुझे जोर से दीजिएगा। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु व्याख्यात्मक होता है। दूसरा है, चिंतन स्तर पर पाठ्य वस्तु तथ्यात्मक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, और डी ना तो एक ना ही दो।
बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु व्याख्यात्मक होती है और चिंतन स्तर पर पाठ्य वस्तु तथ्यात्मक होती है। आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। सोचिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, बोध स्तर पर जो पाठ्य वस्तु है वो व्याख्यात्मक होती है, ये सही है, लेकिन चिंतन स्तर पर जो पाठ्य वस्तु होती है वो तथ्यात्मक होती है, ये गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केवल एक। ये इसका पहला पार्ट है। अगर इस वीडियो पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और मैं कम से कम आपके 200 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड तैयार करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कथन है, कारण है, बोध स्तर पर प्रतिमान मॉरिसन द्वारा विकसित किया गया है और कारण दिया गया है, बोध स्तर पर निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। कूट की सहायता से आपको इसका आंसर देना है। पहला है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, ऑप्शन बी ए और आर दोनों असत्य हैं, ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बोध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन द्वारा विकसित किया गया है, कारण दिया गया है, बोध स्तर पर निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। वीडियो को पॉज कर लिया करिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं। बोध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है। बोध स्तर पर निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला है, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है, अभ्यास के लिए ज़्यादा समय दिया जाए। तीसरा है, थकान के समय शिक्षण न किया जाए। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी ये सभी। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए, किसी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसे सीखने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? तो पहला, ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी ये सभी सही है। पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अभ्यास के लिए ज़्यादा समय दिया जाए और थकान के समय शिक्षण ना किया जाए, तो ये तीनों ही अधिक प्रभावित शिक्षण को और अधिक बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही कथन स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कथन और कारण दिया गया है। कथन है, स्मृति स्तर के शिक्षण का अपना मूल्य अपना क्षेत्र है, और कारण दिया गया है, स्मृति स्तर के ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकते। तो कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। कूट की सहायता से इसका आंसर आपको देना है। कथन और कारण का क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। कारण दिया गया है, स्मृति स्तर के ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही रूप से व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो इसके लिए भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन और कारण का फिर से क्वेश्चन है।
ए है, स्मृति स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर लेने पर जोर दिया जाता है और कारण दिया गया है, कंठस्थ करने से छात्रों में अवबोध का विकास होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। कंठस्थ करने से क्या छात्रों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और स्मृति स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ करने पर जोर दिया जाता है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं, कथन और कारण सही हैं। ठीक है, तो कथन सही है, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो ये है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो सही नहीं है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण का स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता नहीं पाई जाती है और कारण है स्मृति स्तर पर पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है। कूट की सहायता से आंसर देना है आपको। तो ए इसका ए गलत है किंतु आर सही है, यानी जो कथन ए है वो गलत है। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता नहीं पाई जाती है, ये गलत है। स्मृति स्तर पर पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होता है। ए मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, बी तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सी सीखे हुए तथ्यों को याद रखना और डी प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। स्मृति स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन, इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदी प्रणाली निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करिए। पहला है प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना व संबंध, चौथा है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग तथा अभ्यास। कूट है 1, 3, 4, 2 और 5, बी है 1, 2, 3, 4 और 5, सी है 2, 1, 3, 5, 4 और डी है 4, 1, 2, 3 और 5। कूट की सहायता से आपको इसका सही आंसर देना है। तो देखिए क्या ये जो दिया गया है कथन, तो इनमें से कौन से कथन सही हैं हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदी प्रणाली में। इसको पुनर्व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। इसको व्यवस्थित करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, सही क्रम में नहीं दिया गया है, इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन बी है, पहले आएगा प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन, फिर आएगा दूसरा यानी प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा तीसरा तुलना व संबंध, फिर आएगा चौथा निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण और फिर आएगा पांचवा यानी प्रयोग तथा अभ्यास। तो ये सही क्रम में दिया गया है। ठीक है, इसका जो क्रम है वो यही है। आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली दी थी तो उनके जो सोपान हैं उनका जो सही क्रम है यही है, ये 5 सोपान है और इसका ये सही क्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक होता है। आपके ऑप्शन है ए स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतन स्तर और डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है स्मृति स्तर। जो शिक्षण का जिस शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक होता है वो है स्मृति स्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मृति स्तर।
ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी नेट परीक्षा के फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुनर्वलन अंतर्दृष्टि संबंधित है ऑप्शन ए बोध स्तर से, ऑप्शन बी स्मृति स्तर से, ऑप्शन सी चिंतन स्तर से, ऑप्शन डी इन सभी से। पुनर्वलन अंतर्दृष्टि संबंधित है किसके साथ? तो ये संबंधित है बोध स्तर के साथ। ठीक है, पुनर्वलन अंतर्दृष्टि बोध स्तर के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, छात्र को की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, छात्र बुद्धिमान हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन से तथ्य हैं जो किसी भी बात को, किसी भी शिक्षक को प्रभावी रूप से याद करने के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। ठीक है, स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोध स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित सोपान है, निम्न सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करना है, आपको इनको सही क्रम में लगाना है। तो पहला है व्यवस्था, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है प्रस्तुतिकरण और चौथा है आत्मीकरण। कूट की सहायता से आपको इसका आंसर तक पहुंचना है। आपको इन सभी सोपानों को अरेंज करना है, सही क्रम में लगाना है, यानी पहले कौन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। तो इस तरह से इसको आपको रीअरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका क्या आंसर राइट हो सकता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले आएगा अन्वेषण, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा आत्मीकरण और सबसे लास्ट में आएगा व्यवस्था। ठीक है, तो बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में जो निम्न सोपान है इनका जो राइट क्रम है, तो पहले आएगा अन्वेषण, दूसरे पे आएगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रेजेंटेशन आएगा, फिर तीसरे क्रम में जो आएगा वो आएगा आत्मीकरण। ठीक है, ये तीसरा होगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो हो जाएगा व्यवस्था यानी सिस्टम। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा व्यवस्था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिस एस विग्गी ने बोध का प्रयोग निम्नलिखित पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया था। पहला है विभिन्न में संबंध स्थापित करना, विभिन्न में संबंध देखना, दूसरा है तथ्यों को संचालन के रूप में देखना, तीसरा है तथ्यों के संबंध और संचालन दोनों को समन्वित करना। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। क्या ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है या डी सही है। मॉरिस एस विग्गी ने बोध का प्रयोग निम्नलिखित पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है। विभिन्न में संबंध देखना, तथ्यों को संचालन के रूप में देखना, या तथ्यों के संबंध और संचालन दोनों को समन्वित करना। वीडियो को पॉज करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2, यानी जो मॉरिस एस विग्गी ने बोध का जो प्रयोग किया था वो निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए किया था, विभिन्न में संबंध देखने के लिए और तथ्यों को संचालन के रूप में देखने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जब घबराएंगे नहीं, किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग ईजिली राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, शिक्षण की क्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। निम्न सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करना है, यानी फिर से इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है। पहला है चिंतन स्तर, दूसरा है स्मृति स्तर, तीसरा है बोध स्तर। तो कूट की सहायता से आपको आंसर देना है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा। इस वीडियो के द्वारा हम 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिनका टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना पॉज किए, और पॉज तभी करिए जब आपको सही आंसर तक पहुंचना है। वीडियो को देखते रहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पहले आएगा स्मृति स्तर, ये पहले क्रम में आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा बोध स्तर,
फिर सबसे लास्ट में आएगा चिंतन स्तर। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षा प्रतिमान दिया है? आपके ऑप्शन है ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी हंट और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिए हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हंट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जिसका सब्जेक्ट जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 56 है, चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान में सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए छात्र क्रियाशील तथा स्वयं प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी छात्रों के समाजीकरण का दृढ़ आधार है। ऑप्शन सी सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण रहता है। ऑप्शन डी निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन का आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी हो। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का जो शिक्षण प्रतिमान है, उसका जो सामाजिक प्रणाली है वो है निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, इन्होंने ये सुझाव दिया था सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत, शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत हंट ने ये सुझाव दिया था। ठीक है, निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है। पहला है प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए। दूसरा है विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो। तीसरा है छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो इनमें से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी ये सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए, विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो, छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो ये तीनों ही कथन सही हैं कि चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए जो सुझाव दिया जाता है, तो उसके संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण भी करना चाहिए, विद्यार्थियों का जो आकांक्षा स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए और छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, तभी चिंतन स्तर पर शिक्षण प्रभावी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? पहला है ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, ऑप्शन बी है बोध स्तर, ऑप्शन सी है चिंतन स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? कूट की सहायता से सही आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, चिंतन स्तर। जो पूर्ण विचारवान स्वतंत्र प्रकार का जो शिक्षण की प्रकृति है वो है चिंतन स्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चिंतन स्तर। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट का सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन उसे फर्स्ट पेपर तो सभी के लिए ज़रूरी होता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 59 है क्वेश्चन, शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय व क्रिया विशेषज्ञ और प्रभावशाली होना चाहिए? तो क्या ये स्मृति स्तर है, क्या ये चिंतन स्तर है, क्या ये बोध स्तर है? कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। पहला कूट है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है ये सभी। शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय व क्रिया विशेषज्ञ और प्रभावशाली होना चाहिए? क्या ये स्तर है स्मृति स्तर, क्या ये चिंतन स्तर है, क्या ये बोध स्तर है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केवल चिंतन स्तर। केवल चिंतन स्तर पर शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय व क्रिया विशेषज्ञ एवं प्रभावशाली होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 चिंतन स्तर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। पहला है चिंतन स्तर, दूसरा है स्मृति स्तर और तीसरा है बोध स्तर। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है ये सभी। टू क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल एक। केवल चिंतन स्तर पर जो होता है तो शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है चिंतन स्तर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए बोध स्तर, बी है चिंतन स्तर, सी है स्मृति स्तर, ऑप्शन डी है ये सभी। वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित होते हैं? कूट की सहायता ऑप्शन की सहायता से आप लोग राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चिंतन स्तर। वाद विवाद विचार विमर्श जो है वो चिंतन स्तर के शिक्षण से संबंधित होता है। ठीक है, जब हम किसी संबंधित तथ्य पर वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो व्यापक रूप से हमारे दिमाग में हमारे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चिंतन स्तर शिक्षण केंद्रित होता है। पहला समस्या केंद्रित, दूसरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला और तीसरा सृजनात्मक क्षमताओं के विकास का। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चिंतन स्तर शिक्षण केंद्रित होता है, क्या ये समस्या केंद्रित होता है? क्या ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला होता है? क्या सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करता है? तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ये समस्या केंद्रित भी होता है, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला भी होता है और इसके द्वारा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास भी होता है। तो चिंतन स्तर के शिक्षण के जो केंद्र बिंदु होते हैं वो तीन ही होते हैं, समस्या केंद्रित, आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास वाला। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित 62 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न पसंद आए होंगे, इनका लेबल आपको अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। कमेंट में अपने स्कोर को भी मुझे ज़रूर से बताइएगा, आपके 62 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस वीडियो पे पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लेकर भी आपके सामने आऊँगी, ताकि आपका यूजीसी का जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसका जो जितने भी यूनिट हैं सबसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँगी। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूजीसी के नेट के फर्स्ट पेपर में, और इस वीडियो पे पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद इसके अन्य पार्ट्स भी मैं लेकर आपके सामने आऊँगी और मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि इनमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये यूजीसी फर्स्ट पेपर, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर तो सभी को देना होता है, जिसके सब्जेक्ट जो भी हों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का सहारा लीजिए। शेयर करिए इन वीडियोज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियोस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। अपना ध्यान रखिए। आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा। फेसबुक पे जाइए, इस पेज को सर्च करिए, उसे लाइक करिए। आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और सब्जेक्ट के सभी प्रकार के फ्री PDF नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम से। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।